हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर, और हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि जीके पेपर का एनालिसिस। और उस श्रृंखला में हम करने जा रहे हैं आपके फाइनल टेस्ट 3 का एनालिसिस। और फाइनल टेस्ट 3 हुआ था आपका 23 अगस्त 2025 को, ठीक है। और ये पेपर ऐसा था, बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग आने वाला पेपर था, बहुत ही शानदार पेपर था, अच्छे लेवल का पेपर बनाया गया था। ऐसा नहीं कि ज़्यादा भी हार्ड पेपर दे दिया, जैसा कि आपका फाइनल टेस्ट 1 हुआ था। जैसे आपका फाइनल टेस्ट 1 था ना, तो फाइनल टेस्ट 1 को आपको थोड़ा टफ दिया गया था, ताकि आपका ऐसा पेपर यदि एकदम से आपके सामने आ जाए तब आप उस परिस्थिति में क्या कर सकते हो। यानी उस परिस्थिति में आपको बता दूं, मेरे रिजल्ट में आपके 265 पास हुए थे। कितने पास हुए थे आपके? 265 पास हुए थे। ऐसा नहीं है कि, ठीक है, वो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी आपकी तैयारी को परखने के लिए आपके से, और फिर भी आपने 265 पास हुए, और उनमें से 200% जो आपके 12,000 दिए थे, यदि उन्होंने पेपर एनालिसिस किया फाइनल एक, तो उनको बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जितने पूछे गए उनके आसपास के टॉपिक से पूछे गए, वो सारे क्लियर होते हैं यदि विश्लेषण आपने आपका फाइनल टेस्ट 1 का किया है और फाइनल टेस्ट 2 का किया है। आज करें हम आपकी फाइनल टेस्ट 3। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, पूरे सिलेबस का टेस्ट है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। और हम तो एनालिसिस वैसा ही करेंगे जैसे हम पिछले टेस्टों करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम फास्ट ट्रिक लगा के कर दें, वो कर दें, नहीं। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया वो टॉपिक लगभग जितने पूरे कवर करेंगे, जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए और उस टॉपिक से जो बनने वाला टॉपिक क्वेश्चन है वो आ सकता है, तो वो सभी क्वेश्चन हम आसपास के सभी ऑप्शनों की व्याख्या के साथ करेंगे। और आपके एग्जाम में तो जितना महत्वपूर्ण साबित हो, जितना अच्छा उपयोग आए, जितने अच्छे कनेक्टेड क्वेश्चन मिले, वही आपका रिविजन हो, ठीक है। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जितना उपयोगी हो वैसा वीडियो बनाना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य रहता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है तो पूरा रिवीजन कर सकते हो। पूरे सिलेबस का रिवीजन होगा व्याख्या के साथ। आप बिल्कुल आराम से एक ही टेस्ट का रिवीजन करोगे तो आपको पूरा सिलेबस, यानी लगभग आपको 70 से 80% जो आपका सिलेबस है वो पूरा रिवीजन होता है इन क्लासों के माध्यम से, इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से 80% तक आपको पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। यदि आपने पूरी क्लासेस देखी है तो दोबारा देख लेना पूरा, बहुत ही अच्छा। और दोबारा न देखो तो टेस्ट पेपर खुद सॉल्व कर लेना, टेस्ट पेपर जरूर निकल लेना। टेस्ट पेपर आपके पास सभी के हैं, टेलीग्राम पर ऊपर डाल दिए गए हैं। आपके टेलीग्राम की बात करूँ मैं, टेलीग्राम का नाम है अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट। क्या नाम है अपना? पेपर एनालिसिस पॉइंट, ठीक है। इस पेपर के अंदर आपकी बात करो, टेलीग्राम के अंदर पूरे टेस्ट पेपर जितने भी फाइनल टेस्ट 3 तक, यानी ये टेस्ट पेपर था ये तक, इसमें डाले हुए हैं। आपके लिंक डाला हुआ आपका कलाम शीर्षांक ग्रुप का, तो उसमें आपके पूरे पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर जाके आप खुद पेपर निकाल सकते हो, प्रिंट निकलाओ। अभी भी आपके 15 दिन बच्चे हैं, 12 दिन बच्चे हैं, 10 दिन बच्चे हैं। जितने ज़्यादा MCQ निकालोगे, MCQ विश्लेषण करोगे, उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बजाय थ्योरी की। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या आया था। पहला क्वेश्चन आया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यदि कलाम ने थोड़ा डीप किया है इसके अंदर, देखो आपका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, मिजोरम में। तो हमने पढ़ा था आपके कहाँ पर, आपके महाराष्ट्र के अंदर अंगूर उत्पादन में सबसे पहला प्रथम स्थान कौन सा था आपका? महाराष्ट्र का था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रथम स्थान पर कौन आता है आपका? अंगूर में प्रथम स्थान आता है आपका महाराष्ट्र। कौन सा आता है आपका? महाराष्ट्र आता है, ठीक है। और महाराष्ट्र का एक जिला पड़ता है कौन सा? नासिक। हम थोड़ा और डीप चले जाते हैं, कौन सा पड़ता है आपका? नासिक। और नासिक को क्या बोलते हैं आपके? नासिक को बोलते हैं आपके वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है आपका? नासिक जिला, जहाँ पर सर्वाधिक अंगूर की खेती होती है। सर्वाधिक अंगूर की खेती कहाँ पर होती है आपकी? नासिक में होती है। और प्रथम स्थान किसका? आपका महाराष्ट्र का है। वहीं बात करें हम दूसरे स्थान की, बात पूछ ले में कि दूसरे स्थान पर कौन सा है? दूसरे स्थान पर आपका कौन सा आता है आपका? कर्नाटक। कौन सा स्थान आता है आपका? कर्नाटक, ठीक है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक आ जाता है। और आम के अंदर आम सर्वाधिक कर्नाटक के अंदर होते हैं। आम की बात करें तो आम सर्वाधिक कर्नाटक के अंदर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। किसान ऋण पोर्टल के संबंध में असत्य कथन की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, जो आपका किसान ऋण पोर्टल है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2023 के अंदर। कब हुई थी आपकी? 2023 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले आपको यही आना चाहिए, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा आपका, इसका उद्देश्य निर्बाध ऋण प्राप्ति के लिए किसानों को सशक्त बनाना है। बिल्कुल सशक्त बनाना है किसानों को, बिल्कुल। इसका उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं, जैसे आपकी वित्तीय संस्था है, जैसे आपकी बैंक व सहकारी समितियों को लाभ पहुंचाना। बिल्कुल है कि लाभ पहुंचाने का मतलब ऐसा नहीं कि उनको थोड़ा अधिक धन दे दिया जाए, नहीं। लाभ पहुंचाने का है, इनसे जब किसान जुड़ेंगे, ठीक है, ताकि उनका किसान ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके, इस तरह की इनकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी गवर्नमेंट के अनुसार। यानी ऋण जो इनसे वसूला जाता है या टैक्स जो वगैरह लिया जाता है उनमें कमी कर दी जाएगी, ताकि किसानों को सस्ते दर पर लोन मिल सके। इसका उद्देश्य
ऋण की जमीनी स्तर पर पहुंच प्रशिक्षण व समर्थन द्वारा सुनिश्चित करना है, बिल्कुल राइट। देखो इसका उद्देश्य इसीलिए है, इसको लाभ क्यों पूछा रहा है आपके वित्तीय संस्थाओं को, ताकि जमीनी स्तर पर पूछा जा सके, ठीक है। प्रशिक्षण व समर्थन द्वारा सुनिश्चित करना। यह ब्याज अनुदान व PRI के लिए मैनुअल रूप से दावे प्रस्तुत करता नहीं, मैनुअल रूप से दावे प्रस्तुत नहीं करता है, मैनुअल रूप से दावे प्रस्तुत नहीं करता है। इसका सिर्फ उद्देश्य ये है कि ऋण उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य आपका ये आपका ऋण उपलब्ध कराता है, ऋण उपलब्ध कराना, नहीं कि उसके ऐसे मैनुअल दावे करना कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा, असत्य कथन पूछा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य कथन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। 3 क्या आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करते हैं आपके, भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, नहीं, भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क नहीं है आपका। भारत की बात करें तो भारत कौन से स्थान पर आता है आपका, तो वो हो जाएगा आपका चौथा। कौन सा आपका चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, कौन सा आपका चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, ये आपको याद होना चाहिए। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली थीम पर आधारित पर्यटन सर्किट ट्रेन अमृत भारत ट्रेन है, नहीं, अमृत भारत ट्रेन नहीं है। कौन सी आपकी, भारत गौरव ट्रेन है। कौन सी आपकी, भारत गौरव ट्रेन, भारत गौरव ट्रेन। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा, सही विकल्प, तो दोनों ही सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 क्या है था आपका, देखो, राजस्थान में निम्न में से किस मंदिर का प्रवेश द्वार जैन मंदिर जैसा है। गोमती आपके बौद्ध धर्म जैसी है, ठीक है, मीनारे मस्जिद जैसी है, आकार और गिरजाघर जैसा है, तथा मूर्ति भगवान विष्णु जैसी है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, तुष मंदेश्वर का सूर्य मंदिर उदयपुर, बेणेश्वर धाम मंदिर डूंगरपुर, रणकपुर जैन मंदिर पाली, शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालापाटन झालावाड़ में पड़ता है। कहाँ पर आपके, झालापाटन झालावाड़ जिला है आपका, वहाँ पर पड़ता है, ठीक है। वहाँ तक बात करें आपके कलाम ने इसका आंसर मानना आपके बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। कौन सा मानना है आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर मानना है, ठीक है। राजस्थान में किस मंदिर का प्रवेश द्वार जैन मंदिर जैसा, गोमती बौद्ध धर्म जैसी, मीनारी मस्जिद जैसी, आकार गिरजाघर जैसा, तथा मूर्ति भगवान विष्णु जैसी है, तो बेणेश्वर धाम मंदिर डूंगरपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आपके बेणेश्वर धाम की, किसकी बात करते हैं आपकी, बेणेश्वर धाम की, जो आज तक पूछे गए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बात करते हैं उनकी। बेणेश्वर धाम मंदिर की बात करते हैं सबसे पहले। तो बेणेश्वर धाम मंदिर के निर्माता कौन थे आपके, तो निर्माण किसने करवाता है इसका, संत मावजी ने करवाता। किसने करवाता आपके, संत मावजी ने करवाता, संत मावजी ने, ठीक है। किस संप्रदाय से संबंधित है आपके, निष्कलंकी संप्रदाय से, निष्कलंकी संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से थे आपके, निष्कलंकी संप्रदाय से थे, सर्वधर्म गुण से जान जाता है इनको। संत मावजी ने करवाया था, और संत मावजी ने कहाँ पर करवाया था आपके, बेणेश्वर, और बेणेश्वर कहाँ पर आपके, नवाटापुर। नवाटापुर कहाँ पर आपका, नवाटापुर, और नवाटापुर कहाँ पर पड़ता है दोस्त आपके, डूंगरपुर के अंदर। किन नदियों के संगम में बनाया था आपके, त्रिवेणी संगम की बात करें हम, त्रिवेणी संगम की बात करें तो किन नदियों के संगम पर था ये आपके, सोम, माही, जाखम, ठीक है। वही पूछा जाता है कि आपके आदिवासियों का कुंभ कहाँ पर पड़ता है, आपके आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम पड़ता है। कब पड़ता है आपके, माघ पूर्णिमा को। कब पड़ता है दोस्तों आपके, माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से सदाशिव भट्ट द्वारा रचित राजविनोद नामक ग्रंथ किस राज्य से संबंधित है, मेवाड़, हाड़ौती, आमेर, बीकानेर। तो सदाशिव भट्ट थे, उन्होंने राजविनोद लिखी थी, वो संबंधित है आपकी बीकानेर राज्य से। कौन से राज्य से, बीकानेर राज्य से। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में किस चित्रकार द्वारा रागमाला का चित्रण किया गया था, ठीक है। मेवाड़ महाराणा थे आपके अमर सिंह। तो अमर सिंह थे तब आपके, अमर सिंह के समय आपके जब महाराजा बने थे तब इनकी राजधानी कहाँ पर थी आपकी, राजधानी थी इनकी चावंड। कहाँ पर थी आपकी, चावंड। और राजधानी चावंड में एक रागमाला सेट का निर्माण किया गया था। किसका, आपका रागमाला सेट, ठीक है। रागमाला सेट पूछा जाता है एक तो आपके, जैसे आपकी बूंदी वाला पूछा जाता है, आपके मारवाड़ वाला पूछा जाता है, जैसे आपके विठलनाथ थे। कौन थे आपके, विठलनाथ थे, जिन्हें वीर जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1623 में स्थापना की थी आपके मारवाड़ चित्रशैली में रागमाला सेट की, ठीक है। एक पूछा जाता है आपका ये अमर सिंह वाला, तो रागमाला सेट की स्थापना की थी, कब की थी ये की गई थी आपकी 1605 ईस्वी में। कब आपके, 1605 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी आपके, नासिरुद्दीन द्वारा। किसके द्वारा, आपके नासिरुद्दीन द्वारा।
नासिरुद्दीन द्वारा। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंग रंगदर की बात करें तो राजस्थानी चित्रकला में सर्वप्रथम उल्लेख, राजस्थानी चित्रकला में सर्वप्रथम उल्लेख श्री रंगदर का मिलता है। किसका मिलता है, आपके श्री रंगदर का मिलता है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका ये भी, ठीक है। वही बात करें हम आपकी साहेबदीन की बात करें तो साहेबदीन किनके समय थे आपके, साहेबदीन थे आपके जगत सिंह प्रथम के समय। किनके समय, आपके जगत सिंह प्रथम के समय, ठीक है। इन्होंने रागमाला सेट का निर्माण करवाया था। रागमाला सेट की बात करें, इन्होंने रागमाला सेट का निर्माण करवाया था। कब, यह हुआ था आपका 1628 ईस्वी में, 1628 ईस्वी में किया था, ठीक है। ये पूछे कि महाराणा जगत सिंह के काल में, महाराणा जगत सिंह काल के प्रथम के काल में किसने आपके रागमाला सेट बनाया था, वो बनाया था आपके साहेबदीन, ठीक है। और अमर सिंह के काल में किसने बनाया था, आपके नासिरुद्दीन ने, ठीक है। वही आपकी पूछे मनोहर की पूछी जाती है आपकी रामायण वाली, कौन सी आपकी, रामायण का युद्धकांड का वर्णन किसने करवाया आपके, रामायण का बालकांड, ठीक है। साहेबदीन की एक रचना और है रामायण का युद्धकांड, रामायण का युद्धकांड 1652 में इसका चित्रांकन किया था, ठीक है। वही बात करें आपके मनोहर ने बात करें, मनोहर ने किया था आपके रामायण का बालकांड, ठीक है, रामायण का बालकांड 1649 ईस्वी में इसका चित्रांकन किया था किसने, मनोहर ने, ठीक है। चारों चित्रकार थे, चारों के बारे में हमने देखा। श्रीरंगदर आपके मारवाड़ शैली में मिलता है, आपके जो मारवाड़ चित्र शैली है ना उसमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, आपकी राजस्थानी चित्रकला में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो वो आपके श्रीधर का मिलता है। किसका मिलता है, आपके श्रीधर का मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जगत सिंह प्रथम की बात करें तो जगत सिंह प्रथम की बात करें तो आपकी मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है, मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्णकाल, श्रवणकाल किसी काल बोल जाता है, आपके जगत सिंह प्रथम के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। 7 क्या आपका, राजस्थान में 18वीं शताब्दी में उदित रामसनेही संप्रदाय में से शेष कथन विचार कीजिए। तो रामसनेही संप्रदाय की बात करते हैं सबसे पहले तो कैसे आपके निर्गुण भक्त परंपरा है, कैसे आपकी निर्गुण भक्त परंपरा है के सन्यासी रामसनेही संप्रदाय। और राजस्थान में 4 प्रमुख शाखा है, राजस्थान में 4 प्रमुख शाखा है इनकी। काफ़ी बार हमने पढ़ाया, जब माइनर टेस्ट का एनालिसिस किया था तो बहुत ही शानदार तरीके से बताया था। यहाँ पर बता देता हूँ सबसे पहले आपकी 4 शाखाएं कौन कौन सी है। पहले शाखा पड़ती है आपकी रेण, ठीक है। दूसरी शाखा आपकी कौन सी, शाहपुरा भीलवाड़ा। तीसरी शाखा आपके सेंथल बीकानेर, सेंथल। और चौथी शाखा कौन सी आपकी खेड़ापा, खेड़ापा। ये 4 शाखाएं आपकी। रेण शाखा पर पड़ती है आपकी शाहपुरा तो भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है। सेंथल कहाँ पर पड़ती है दोस्त, बीकानेर के अंदर। रेण कहाँ पर पड़ती है आपके नागौर के अंदर। खेड़ापा कहाँ पर पड़ती है आपके जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो राइट आंसर देखो बात करते हैं। इस संप्रदाय में राम की सगुण उपासना पर विशेष बल दिया गया है, तो क्या हो जाएगा आंसर, नहीं, ठीक है। अभी हमने देखो क्या पढ़ा हमने, निर्गुण, ठीक है। तो सगुण नहीं आएगा, क्या आएगा पर का, निर्गुण आएगा, ठीक है। इस संप्रदाय में फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक, पर्दा से, ठीक है। और कहाँ पर मनाया जाता है आपका, शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ पर पड़ता है दोस्त, भीलवाड़ा। रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है संत रामचरण जी। पहले तो कौन थे आपके, संत रामचरण जी थे, ठीक है। इनकी रचना पूछी जाती है आपकी अनभे वाणी, अनभे वाणी बार बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है आपकी। रेण शाखा की बात करें तो संत दरियाव जी याद कर लेना। भीलवाड़ा की हमने देख लिया आपकी रामचरण जी, हरिराम दास जी और आपके रामदास जी, ठीक है। ये दोनों शाखाएं थी आपकी जो आपके सेंथल और बीकानेर, जो आपके जयमलदास जी से संबंधित थी। किसी आपके जयमलदास जी से। और आपकी दरियाव जी और ये दोनों खाल की थी शाखा बात करें तो बताओ भाई, संत दास जी से संबंधित,
चारों शाखाएं बता दी मैंने, चारों शाखाएं बार बार पूछी जाती है आपकी, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है आपका प्रधान पीठ शाहपुरा का। ठीक है, राम के उपासक थे सभी के सभी। वही बात करते हैं आपके निर्गुण भक्त परंपरा के थे, सबसे बड़ा निर्गुण भक्त परंपरा उदय होता है ये आपके राम स्नेह संप्रदाय। ठीक है, 4 शाखाएं थी, रेण, शाहपुरा, सीतल और खेड़ाबा, अभी भी वर्तमान में भी है। इस संप्रदाय में फूलडोल उत्सव बनाया जाता है, बिल्कुल बनाया जाता है आपके शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बनाया जाता है, रामचरण जी के यहाँ। इनकी रचना थी आपकी अनबेवाणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 सही है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से मुकलावा रस्म किससे संबंधित है? तो मुकलावा रस्म आप सभी को पता है, मुकलावा कब होता है? जब विवाह होता है, विवाह होने के बाद क्या होता है आपका? मुकलावा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखो क्या दे रखे हमें, मेले दे रखे, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेवड़िया पशु मेला पाली, बाणगंगा मेला विराटनगर के अंदर लगता है, बिल्कुल राइट। फूटा देवल मेला आपका राजसमंद में लगता है। रामदेव पशु मेला आपके नागौर में लगता है। तो सेवड़िया पशु मेला कहाँ पर लगता है आपके? ये गलत हो जाएगा, पाली के अंदर नहीं लगता है। तो फिर कहाँ पर लगता है ये सेवड़िया पशु मेला? तो आपको बार बार पूछा जाता है आपका रानीवाड़ा। कहाँ पर लगता है आपका? रानीवाड़ा। और रानीवाड़ा कहाँ पर पड़ता है दोस्त? जालौर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है आपके? जालौर के अंदर। यानी बात करें हम सेवड़िया पशु मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है आपका? जालौर के अंदर लगता है, रानीवाड़ा जालौर के अंदर। ठीक है, सेवड़िया पशु मेला की बात करें कब लगता है आपका? चैत्र शुक्ल एकादशी को। कब लगता है आपका? चैत्र शुक्ल एकादशी को। चैत्र शुक्ल एकादशी को लगता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी माँ भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो पशु मेला पूछे तो आप सभी को एक बात बता दूं मैं, आपकी जो राजस्थान पशुपालन विभाग है, राजस्थान पशुपालन विभाग है, राजस्थान पशुपालन विभाग, राजस्थान पशुपालन विभाग कितने मेलों का आयोजन करवाता है आपके? 10 मेलों का आयोजन करवाता है, 10 मेलों का आयोजन करवाता है। कौन कौन से 10 मेले? 10 को 10 से आपको याद होनी चाहिए, एक क्वेश्चन आपका पक्का छपता है यहाँ से। यदि मेलों के, यदि पशुपालन से संबंधित पूछा जाता है, पशुओं से संबंधित मेला पूछा जाता है, तो इन 10 में से आएगा। ऑप्शन कौन सा है गलत आ जाएगा, कौन सा संगत सही आ जाएगा, कौन से का जिला गलत आ जाएगा। तो 10 के 10 आपको याद होने चाहिए, जैसे कि आपको दिखे हुए, आपको 3 मेले तो आपको दिख रहे हैं। वही बात करते हैं आपको, देखो फिर से मैं बता देता हूँ आपको एक बार। रामदेव जी पशु मेला नागौर के अंदर लगता है, ये आप सभी को पता है। ये आपका चौथा ऑप्शन, रामदेव जी पशु मेला, रामदेव पशु मेला कहाँ पड़ता है दोस्त? नागौर के अंदर। कहाँ पर? नागौर के अंदर। दूसरा मेला आपका कौन सा? दूसरा मेला जाए आपका शिवरात्रि पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर लगता है दोस्त? करौली के अंदर। कहाँ पर लगता है आपका? करौली के अंदर। तीसरा मेला का आयोजन करवाता है कौन सा आपका? मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा आपका? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर पड़ता है दोस्त? मल्लीनाथ पशु मेला पड़ता है वर्तमान तिलवाड़ा बाड़मेर। कहाँ पर पड़ता है आपका? तिलवाड़ा बाड़मेर। इसके अलावा चौथे की बात करें, चौथे की बात करें, चौथा मेला कौन सा आपका? चौथा मेला आपका बलदेव पशु मेला। कौन सा आपका? बलदेव पशु मेला। तो बलदेव पशु मेला कहाँ पर पड़ता है दोस्त? मेड़ता नागौर, मेड़ता नागौर। वही पांचवा कौन सा जाएगा आपका? पांचवे की बात करें तो पांचवा कौन सा जाएगा आपका? गोमती सागर। गोमती सागर कहाँ पर पड़ता है दोस्त? गोमती सागर पड़ता है आपका झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन कहाँ पर पड़ता है आपका? झालावाड़ के अंदर। वही बात करें आपका तेजाजी पशु मेला छठा, छठा कौन सा जाए आपका? तेजाजी। सबसे प्रसिद्ध यही आपका परबतसर नागौर, परबतसर नागौर। सातवें की बात करें दोस्त, सातवां कौन सा जाएगा आपका? सातवां जाएगा आपका गोगामेड़ी, गोगामेड़ी। ठीक, गोगामेड़ी कहाँ पर आपकी? हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर लगता है, नौहर में। आठवां मेला पशुपालन विभाग आयोजन करवाता है वो कौन सा आपका? जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला। वो कहाँ पर करवाता है दोस्त? वो करवाता है आपका भरतपुर के अंदर। कहाँ पर? भरतपुर के अंदर। नौवे की बात करें तो आपका पुष्कर, कहाँ पर पड़ता है आपका? अजमेर। और 10वें मेले की बात करें दोस्त, 10वां बता आपका चंद्रभागा,
और चंद्रभागा कहाँ पर पड़ता है आपके झालापाटन झालावाड़। ये 10 मेले पशु मेले जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 10 के 10 आप वापस रिवीजन कर लेना। एक साथ मैंने रिवीजन करवाने की कोशिश की है ताकि आपको सारे के सारे एक जगह वापस रिवीजन हो जाए 1 मिनट के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो आपका सेवड़िया पशु मेला वो आपका रानीवाड़ा जालौर के अंदर लगता है। कब लगता है आपका चैत्र शुक्ल एकादशी को लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से हमेल निबोरी सरी झालरों आदि आभूषणों का संबंध किस अंग से है? नाक से, गला, वक्ष से, कान से या कमर से? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाए आपका गला या वक्ष से। ठीक है, निबोरी अपने गले में पहनी जाती है, झालरों आपका गले में पहना जाता है, मेल आपका गले में पहना जाता है। एक ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं, मेल से भी आप गला पकड़ सकते थे। तो गला व वक्ष, ठीक है, वक्ष कंठ को बोलते हैं। ठीक है, नाक और कान और कमर के आभूषण देखिए जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे नाक का पूछा जाता है कौन सा आभूषण, कान का कौन सा पूछा जाता है, कमर का कौन सा पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी देख कर लेते हैं हम। जो बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं वही मैं करवा रहा हूँ आपको ताकि रिवीजन हो जाए आपका। नाक में बात करें तो देखो नाक में पूछा जाता है एक तो बुलाक। बुलाक आभूषण काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट में हुआ है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बुलाक तो आपको याद ही होना चाहिए। इसके साथ साथ बात करें आपके चौंप, चौंप बार बार पूछा गया आपका। ठीक है, इसके बात करें आपका वेण, खिवण, ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार आया आपका, खिवण की बात करें। ठीक है, और इसके बात करें इसके बाद आपके बेसर, बेसर और कोको, ये 4-5 नाम ऐसे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में घूम फिर के आते हैं। या तो किसी ऑप्शन में आ जाते हैं, कोट वाले के ऑप्शन में आ जाते हैं, या मिलान वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, या सीधे पूछ ले जाते हैं। वही कान की बात करें, कान में कौन कौन से आभूषण है जो बार बार पूछे जाते हैं। जो कान की बात करें तो मैं कान की बता देता हूँ। एक तो पूछा जाता है आपका सुरलिया, सुरलिया काफ़ी बार एग्जाम में आया आपका सुरलिया। ठीक है, सुरलिया के बाद बात करें हम, एक आता आपका पीपल पन्ना, कौन सा आपका पीपल पन्ना, ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार आपने देखा होगा, आपने काफ़ी एग्जाम में दिए। इसके बाद में बात करूँ आपके एक और आता आपका क्या नाम होता है उसका, ओखरी, क्या नाम होता है उनका, ओखरी। ये ओखरी आभूषण काफ़ी बार कंफ्यूज करता है। ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है, आपके कान में पहना जाता है। कहाँ पर आपके कान में पहना जाता है। ठीक है, इसके साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका झेला। ये 4-5 है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कमर की बात करें दोस्तों, कमर में बात करूँ मैं, कमर के आभूषण जो आपके एग्जाम में पूछे गए उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। तो कंदोरा पूछा जाता है आपका। ठीक है, इसके साथ साथ आपका कौन सा तगड़ी पूछी जाती है, तगड़ी पूछ जाती है। ये आभूषण थे जो बार बार एग्जाम पूछ जाते हैं, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाए आपका हिमेल निबोरी श्री झालरो, वो कहाँ पर बन जाते हैं आपके गला में। नाक में की बात करें तो बुलाक, चौप, वेण, खिवण, वेसर, कोको। वही बात करें हम कमर की तो कंदोरा, तगड़ी याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 2 राइट। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से जोधा राज करत हमीर आसो में किस बोली का प्रयोग किया गया। यहाँ पर बात करते हैं देखो हमीर आसो की बात करता है यहाँ पर, तो किस बोली का प्रयोग किया गया है। हमीर आसो जोध राज करत है तो आपके अहिरवाटी, तोरावाटी, मेवाड़ी या गोडवाड़ी, तो अहिरवाटी का प्रयोग किया गया है। कौन सी का आपका अहिरवाटी का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझा है। भाषा और साहित्य की आपकी एक क्लास हुई है, ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हो। भाषा साहित्य वहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, अपने प्ले लिस्ट में आपकी क्लास पड़ी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बताया। अहिरवाटी की बात करें कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, क्षेत्र की बात करें तो आपकी कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी बात करें अहिरवाटी बोली जाती है। जो आपकी प्रभाव की बात करें तो प्रभाव आपकी इधर आपका अलवर में बोली जाती है सबसे ज़्यादा थोड़ी बहुत। इसके साथ ही मैंने राठ क्षेत्र का बताया था। आपका एक क्वेश्चन आपके पिछले फाइनल में पूछा था, राठ वाला क्षेत्र कौन सा आपका, राठ वाला क्षेत्र जो आपकी बात करें आभीर जाति यहाँ पर निवास करती थी, फिर आपकी पट्टी बन गई आपकी। वही बात करें जो आपका अहिरवाटी या हीरवाल भी बोला जाता है, अहिरवाटी भी आ सकता है आपका, यह क्या आ सकता है आपका, हीरवाल भी आ सकता है। ऑप्शन में कौन सा आ सकता है आपका, हीरवाल। ठीक है, यहाँ बात करें इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कौन सी जाति रहती थी आपकी, आभीर जाति। कौन जाति आपकी, आभीर जाति है। ठीक है, फिर एक पट्टी बन गई, इसी को क्या बोले जाने लगा आपका, इस क्षेत्र को अहिरवाटी क्षेत्र बोले जाने लगा। ठीक है, प्राचीन ऐतिहासिक रूप से देखें हम, ऐतिहासिक रूप से देखें सबसे पहले ऐतिहासिक दृष्टि से, तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखें दोस्त तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं आपके, राठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके, राठ बोलते हैं। और यहाँ पर बोले जाने वाली बोली को क्या बोला जाता है, बोली को बोला जाता है आपका राठी। क्या बोला जाता है आपका, राठी। ठीक है, तोरावटी की बात करें तो आपके खेतड़ी मैंने बताया था, नीम का तना, और आपकी खेतड़ी और जयपुर का उत्तरी हिस्सा, उत्तरी पूर्वी हिस्सा, ठीक है, वहाँ पर बोल जाती है आपकी तोरावटी। और तोरावटी बात करें ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। कहाँ पर आपकी, ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। ढूंढाड़ी की बात करें उपबोली, ढूंढाड़ी की बात करें तो ढूंढाड़ी में कौन कौन सी उपबोलियाँ वो भी देख लीजिए साथ साथ, ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ पर
काठेड़ी की बात करें, किसकी हम बात करें आपकी काठेड़ी की, ठीक है। तो काठेड़ी की बात करें, काठेड़ी कहाँ पर आपके दक्षिणी जयपुर में, कहाँ पर आपके दक्षिणी जयपुर के अंदर। वही बात करें आपके नागरचौल, नागरचौल, तो नागरचौल कहाँ पर बोल जाती है आपकी टोंक के अंदर, कहाँ पर बोल जाती है आपकी टोंक के अंदर, काफ़ी बार पूछा जाता है। जगरौती, जगरौती कहाँ पर बोल जाती है आपकी करौली के अंदर, ठीक है। ढूंढाड़ी की सभी उपबोलियाँ बता रहा हूँ मैं साथ साथ। इसके साथ बात करें मैंने 84 बताई, देखो 84 एक तो बात करते हैं आपकी 84 की बात करें तो शाहपुरा जयपुर वाला है, एक शाहपुरा भीलवाड़ा वाला है, दोनों में अलग अलग पूछी जाती है, शाहपुरा जयपुर, ठीक है। तो कौन सी जगह 84। वही बात करें आपकी गोडवाड़ी की बात करें तो देखो यहाँ पर गोडवाड़ी की कर लेते हैं। गोडवाड़ी किसकी बोली है आपकी मारवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली कौन सी आपकी गोडवाड़ी, ठीक है। मारवाड़ी की उपबोलियों की बात करें हम दोस्तों, सबसे पहले हम बोलते हैं हम गोडवाड़ी, ठीक है। गोडवाड़ी की बात करते हैं, गोडवाड़ी अपने ऑप्शन में है। तो गोडवाड़ी की बात करें तो गोडवाड़ी कौन से क्षेत्र में बोल जाती है आपकी जालोर पाली सिरोही में बोल जाती है, कौन सी आपकी जालोर पाली और सिरोही में बोल जाती है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि गोडवाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोल जाती है, जालोर पाली और सिरोही, ठीक है। दूसरी बात करूँ मैं आपके उपबोली की तो आपकी पूछ जाती है आपकी डाटी, काफ़ी बार पूछी जाती है डाटी, बाड़मेर के अंदर बोल जाती है, मारवाड़ी की उपबोली पूछे डाटी, ठीक है। इसके साथ आपकी बात करें हम आपकी देवड़ावाटी, देवड़ावाटी आपकी सिरोही में बोल जाती है, देवड़ावाटी कहाँ पर बोल जाती है आपकी सिरोही के अंदर बोल जाती है, ठीक है। वहीं बात करें हम आपकी खिलाड़ी, तो मैंने अभी बताया आपका 84 और खिलाड़ी दोनों का याद करना, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है आपका खिलाड़ी और 84। 84 शाहपुरा जयपुर में, खिलाड़ी कहाँ पर आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको यहीं पर क्लियर करवा दिए, पहले भी मैं करवा चुका हूँ। बाकी अपनी पूरी क्लास आपकी पूरी भाषा बोलने की पूरी क्लास है, वहाँ पर और ज़्यादा देख सकते हो, पूरा डिटेल से समझाया हुआ है। एक एक क्वेश्चन आपको याद करवाने के साथ साथ ट्रिक भी बताई हुई है, भाई इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 से देखने से पहले मेवाड़ी हो रहेगी, तो मेवाड़ी की बात करें आपके उदयपुर याद कर लेना, ठीक है। उदयपुर में बात करें तो आपकी उदयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है वो याद कर लेना। एक यहाँ पर बोली जाती है आपकी उदयपुर में बात करें आपकी ये तो धावड़ी बोली, कौन सी आपकी धावड़ी। मेवाड़ी की उपबोली कौन सी आपकी धावड़ी है, बार बार पूछी जाती है। मेवाड़ी की उपबोली कौन सी आपकी धावड़ी, जो कहाँ पर बोल जाती है आपकी उदयपुर बोल जाती है, कौन सी बोल जाती है उदयपुर में, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि धावड़ी किसकी बोली है, उपबोली मेवाड़ी की, ठीक है। चारों के बता दिया मैंने, बहुत ही शानदार एनालिसिस करवा दिया आपको। एक भी क्वेश्चन यदि सीधा पूछेगा तो यहाँ से बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। जो जयगढ़ दुर्ग में पानी सुरक्षित करने के लिए कौन सी व्यवस्था की गई। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपकी जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर आपका, जयगढ़ दुर्ग आपका जयपुर के अंदर, ठीक है, जयपुर के अंदर है। एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी आपकी जयबान, कौन सी दोस्त आपकी जयबान, कौन से दुर्ग में आपके जयगढ़ दुर्ग में स्थित है, ठीक है। राजस्थान का प्रकाश स्तंभ, राजस्थान का प्रकाश स्तंभ, राजस्थान का प्रकाश स्तंभ कौन से दुर्ग में आपका जयगढ़ दुर्ग में, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पूछे जा चुके, तीनों पूछे जा चुके हैं। वैसे तो आपको तीनों याद होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन जयपुर में स्थित है, दूसरा एशिया की सबसे बड़ी बाण जयबान स्थित है, और तीसरा क्वेश्चन आपका राजस्थान का प्रकाश स्तंभ किसमें स्थित है, आपके जयगढ़ दुर्ग में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा हमें चौथा क्वेश्चन ये हो गया आपका, पानी सुरक्षित को करने के लिए कौन सी विशेष व्यवस्था की गई आपके स्टेप वेल, भूमिगत जलाशय, नहरें या कृत्रिम तालाब, ठीक है। तो 12 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका भूमिगत जलाशय, कौन सा आपका भूमिगत जलाशय, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक भी आक्रमण नहीं हुआ इस दुर्ग के ऊपर, एक भी आक्रमण नहीं हुआ, एक भी बाह्य आक्रमण नहीं, ठीक है। इंदिरा गांधी ने कौन से दुर्ग में खुदाई करवाई थी आपके जयगढ़ दुर्ग में, ठीक है। सोने के लिए कौन से दुर्ग में खुदाई करवाई थी आपकी जयगढ़ दुर्ग में खुदाई करवाई थी। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से राजस्थान में गाए जाने वाले गणगौर गीत किस देवी को समर्पित है। तो गणगौर की बात करते हैं आपके पार्वती को, दुर्गा को, लक्ष्मी को या सरस्वती, तो किसको समर्पित है आपके पार्वती को, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम गणगौर की बात करते हैं, ठीक है। गणगौर की बात करते हैं तो ये कब आता है आपका, यह आता है आपका चैत्र कृष्ण तृतीया को, कब आता है आपका चैत्र कृष्ण तृतीया को आता है। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए गणगौर त्यौहार कब आता है आपका चैत्र कृष्ण तृतीया को आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणगौर के गीतों में किनको गाया जाता है। आपके गणगौर के गीतों में बात करें हम, आपके गणगौर के गीतों की बात करें, गणगौर के गीतों में
किनको गाया जाता है? आपके गिंदोली को गाया जाता है। किनको? आपके गिंदोली को गाया जाता है। गिंदोली को गाया जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, राजस्थान का सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, गीतों वाला त्योहार कौन सा है दोस्त? आपका गणगौर है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका प्रसिद्ध गणगौर सवारी, ठीक है, प्रसिद्ध जो आपकी गणगौर की सवारी है वो किस जिले में निकल जाती है? तो वो निकल जाती है दोस्त आपके जयपुर में। कौन से जिले में? आपके जयपुर के अंदर। ये क्वेश्चन सभी पूछे जा चुके हैं वैसे आपके एग्जाम में, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका नाथ द्वारा वाला। नाथ द्वारा की बात करें, वहाँ पर कौन सी आपकी बनाई जाती है गणगौर? वहाँ पर बनाई जाती है आपकी चित्र, कौन सी गणगौर बनाई जाती है? आपकी गुलाबी गणगौर। नाथ द्वारा में कौन सी बनाई जाती है? आपकी गुलाबी गणगौर। और गुलाबी गणगौर कब बनाई जाती है? आपकी चैत्र कृष्ण पंचमी को। कब बनाई जाती है? आपकी चैत्र शुक्ल पंचमी को। चैत्र शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। और गणगौर के साथ ही राजस्थान के जो त्यौहार है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, फिर तीज के साथ वापस आते हैं। ले डोबी गणगौर त्यौहार वाला वो आपने सुना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पार्वती की पूजा की जाती है। किसकी? आपकी पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर त्यौहार आता है आपका चित्र महीने के अंदर। चित्र महीने कब आता है? आपका चैत्र कृष्ण तृतीया का होता है। गणगौर आपके राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है और गणगौर गीतों में आपकी गिंदोली को गाया जाता है। और दूसरी बात करें, आपकी प्रसिद्ध गणगौर की सवारी जयपुर की निकाल जाती है। और आपके नाथ द्वारा में आपकी गुलाबी गणगौर है वो बनाई जाती है। वो बनाई जाती है आपकी चैत्र शुक्ल पंचमी को। कब बनाई जाती है? आपकी चैत्र शुक्ल पंचमी को। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहा? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं आपकी। आज इसकी क्लास में होगी शाम को नाथ पब्लिकेशन की, नाथ पब्लिकेशन की क्लास होगी शाम को, करेंगे हम नाथ पब्लिकेशन के एमसीक्यू करेंगे हम आपके राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी स्थापना हुई थी इनकी 18 जनवरी 1999 को। कब हुई थी? आपकी 18 जनवरी 1999 को राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर? आपका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? मुख्यालय जयपुर के अंदर है, ठीक है। तीसरी बात पूछा जाता है किस धारा के तहत इसका जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है आपका, तो आपका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और किस कारण हुई थी? कौन सी धारा के तहत हुई थी? ये पूछा जाता है बार बार। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत, धारा 21 के तहत किसकी स्थापना हुई? आपकी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की। किसकी हुई? आपकी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले मैं क्या पूछा कि निम्न कौन सा कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहा है? कौन सा कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहा है? यहाँ पर बात करें तो कौन सा नहीं? आपका अमर सिंह गोदारा, जगत सिंह पुख, राज सिरवी या M.K. देवराजन। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 M.K. देवराजन आपके कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे, ठीक है। पहले की बात करें तो पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके फर्स्ट अध्यक्ष थी आपकी कांता भटनागर। कौन थी? आपकी कांता भटनागर, ठीक है, फर्स्ट अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष भी थी आपकी, महिला अध्यक्ष। वहीं आपकी पूछे अल्पसंख्यक, पूछे अल्पसंख्यक पूछ ले तो अल्पसंख्यक थे आपके एस सगीर अहमद, ठीक है। और ये इसने सुचारू रूप से आपका कार्य स्टार्ट किया था आपके 2000 से, ठीक है। कार्य संचालन का से किया था इन्होंने, कार्य संचालन की बात करें तो कार्य संचालन का प्रारंभ किया था इन्होंने 2000 से, ठीक है, 2000 से। एक 2001 वाला क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो भी याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की में किस वर्ष संशोधन द्वारा धारा 60A जोड़कर प्रत्येक ग्राम पंचायत यानी प्रत्येक पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए सतर्कता समिति गठित करने का प्रावधान किया गया? 1995, 2000, 2004, 2007। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2000, ठीक है। हम बात करते हैं आपके पंचायती राज की। तो राजस्थान पंचायती राज की बात करें हम सबसे पहले तो राजस्थान पंचायती राज, तो राजस्थान की पंचायती राज करें। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो अधिनियम बना आपकी बात करें सबसे पहले तो अधिनियम बना शॉर्ट बात करते हैं तो अधिनियम बनाता है इन्होंने 23 अप्रैल 1994 को, 23 अप्रैल
1994 को अधिनियम बना। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम की बात करें, किस संविधान संशोधन में आपके पंचायती राज अधिनियम आया था? आपका 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1992 के अंदर आया था। ठीक है, और राष्ट्र में पंचायती राज अधिनियम बना था। राष्ट्रीय पंचायती राज बात करें आपके राष्ट्रीय पंचायती राज अधिनियम की बात करें तो वो कब बना था दोस्त? वो बना था आपका 24 अप्रैल 1993 को। कब बना था आपका? 24 अप्रैल 1993 को। और एक साल के भीतर भीतर प्रत्येक राज्य को अपना अपना पंचायती राज अधिनियम बनाने का प्रावधान किया गया था। उस स्थिति के दौरान आपके एक साल बाद यानी एक साल पूरे होने के एक दिन पहले राजस्थान ने बनाया था 23 अप्रैल 1994 को। ठीक है, और 24 अप्रैल को क्या बना जाता है आपका? 24 अप्रैल को बना जाता है आपका पंचायती राज दिवस। कौन सा दिवस बना जाता है आपका? पंचायती राज दिवस। इसके भी एमसीक्यू करेंगे हम, नाथ पब्लिकेशन के एमसीक्यू है वो सभी करेंगे। ठीक है, वहीं बात करें आपके 73वां संविधान संशोधन द्वारा आपके संविधान के भाग 9 में किसमें जोड़ा गया था? आपके संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया था। और भाग 9 में बात करें कौन से अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जोड़ा गया था आपका 243 ए से ओ। 243 ए से ओ याद कर लेना, कौन से में आपका राज्य निर्वाचन आयोग है, कौन से में आपके राज्य वित्त आयोग है। जैसे 243 के अंदर आपकी इंपॉर्टेंट बताऊँ मैं आपकी, जैसे 243 के है आपका जिसमें आपके निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन। 243 आई है आपका, वो कौन सा आपका? वो आपके वित्त। ठीक है, वही बात करें 243 जी है, उसमें क्या आपके कार्य, पंचायती राज को कितने कार्य दिए गए? आपके 25 कार्य दिए गए और 25 कार्यों के बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बराबर में। वही बात करें आपके प्रारंभिक की बात करें पंचायती राज की तो राजस्थान में पंचायती राज कब लागू हुआ था? पंचायती राज की बात करें तो वो लागू हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ से? आपके बगदरी नागौर से। बगदरी नागौर से, यानी पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? अपना राजस्थान है। ठीक है, वही राजस्थान में पहली बार चुनाव वो कब होते दोस्त? 1960 के अंदर होते। कब होते आपके? 1960 के अंदर होते। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है आपके? क्वेश्चन वो पूछा जाता है आपका, बात करें इसमें जो आपकी समिति थी वो कौन सी थी आपकी? बलवंत सिंह मेहता समिति। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कौन सा आपका? बात करें मैं बताना चाहूँ आपको, देखो वो पूछा जाता है आपका, देखो एक याद नहीं आ रहा मुझे, याद आने दो एक बार। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 40। कौन से में था आपका? अनुच्छेद 40 में जो आपके नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व में बात करें आपकी, जो 1940 में किसका उल्लेख किया गया था? आपके पंचायती राज का उल्लेख किया गया था, जो आपके राज्य पर निर्भर करता था कि राज्य आपका लागू करना चाहिए तो कर सकते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वर्तमान में देखो आपके अभी तक पंचायती राज के चुनाव नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अभी भी राज्य अपनी मनमानी चलाते हैं। ठीक है, पंचायती राज सरपंचों के चुनाव हो गए क्या आपके गाँव में? नहीं, अब हो गए जनवरी की समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हर बार में आपके अनुच्छेद 40 है, पंचायती राज्यों का उल्लेखन किया गया है। बहुत ही ज़्यादा फायदा उठाता राज्य इन चीज़ों का, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लड़ोगे आगे जाके पंचायतों के चुनाव, सरपंच के चुनाव, तो वहाँ पर देख लेना, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, हो जाता है। वही बात करें इनकी गणपूर्ति, बात करें पंचायती राज की, जो मैं शॉर्ट बता देता हूँ आपको। गणपूर्ति की बात करें तो 1/10 होती है, जो बार बार पूछी जाती है। ठीक है, जो पंचायती राज में जो गणपूर्ति होती है दोस्तों, वो बार बार पूछी जाती है आपकी, 1/10 होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2000। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में पारित सरकारी विधेयक नहीं है। राजस्थान विधानसभा कौन से अनुच्छेद में? राजस्थान विधानसभा अनुच्छेद 170 के अंदर। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत ही शानदार तरीके से आपको। द राजस्थान लीगल प्रैक्टिशनर्स संशोधन विधेयक, तो यह राजस्थान विधानसभा द्वारा जारी है। द राजस्थान प्रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन एनिमल संशोधन विधेयक भी राजस्थान विधानसभा द्वारा जारी है। राजस्थान सोशल एजुकेशन बोर्ड विधेयक भी आपकी राजस्थान सरकार द्वारा जारी है। द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स विधेयक ये आपके राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित नहीं है, विधेयक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कभी जारी भी नहीं होगा विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्नलिखित में से कौन सा या से विधानसभा अध्यक्ष या अध्यक्षों के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव लाया गया परंतु ये कभी पारित नहीं हुआ? देखो विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, सबसे पहले विधानसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं हम। तो विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन आपकी? वर्तमान की बात करते तो वर्तमान है आपकी वासुदेव देवनानी। कौन सी विधानसभा वर्तमान में आपकी? 16वीं विधानसभा है। कौन सी आपकी? 16वीं विधानसभा है। ये भी याद कर लेना, साथ साथ पूछा जाएगा आपको। समितियाँ पूछी जाएगी आपकी 12 अभी अप्रैल में समितियों का गठन हुआ है ना, तो समितियाँ पूछी जाएगी। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे 22 टोटल कितनी आपकी 22 है विधानसभा में, 4 कैसी आपकी वित्तीय हैं।
ये क्वेश्चन छाटना नहीं चाहिए आपको, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित में से कौन से या विधायक अध्यक्ष या अध्यक्षों के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव लाया गया परंतु कभी पारित नहीं? नरोत्तम लाल जोशी, आपकी निरंजन नाथ आचार्य, पूनम चंद्र बिश्नोई। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो नरोत्तम लाल जोशी के लिए भी लाया गया था, निरंजन नाथ आचार्य के लिए भी लाया गया था, लेकिन पूनम चंद्र बिश्नोई के लिए नहीं लाया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरोत्तम लाल जोशी, निरंजन नाथ आचार्य, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन कौन सा है? सबसे पहले ये देखो, राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप 13 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में है। तो राजस्थान जो शासन सचिवालय, इसका एकीकृत रूप 13 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में है। बिल्कुल आपके सचिवालय, सचिव और सचिवालय से एक क्वेश्चन आता है। राज्य मानव अधिकार से एक क्वेश्चन आता है। राजस्थान RPC है, जो राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग है, वहाँ से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन छाट लिया करो। पंचायती राज से एक क्वेश्चन आता है आपका। राज्य के मुख्य सचिव अवशिष्ट वसीयतदार होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल राइट है आपका। मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री करता है, बिल्कुल राइट है। और त्यागपत्र भी किसको देता है? ये त्यागपत्र भी आपके CM को देता है। CM का विशेष पत्र होता है। राजस्थान में वर्तमान मुख्य सचिव आपके शेखर अग्रवाल नहीं, आपके सुधांश पंत है। कौन? आपके सुधांश पंत। ठीक है, और वही बात करें सचिव की बात करें तो बार बार पूछा जाता है आपके राजस्थान की प्रथम महिला सचिव, राजस्थान की प्रथम महिला सचिव, प्रथम महिला सचिव की बात करें तो महिला सचिव कौन थी दोस्त? कुशाल सिंह। कौन थी आपकी? कुशाल सिंह। कुशल सिंह भी आता है कई जगह, कुशल सिंह। और दूसरी कौन थी आपकी? दूसरी महिला आपकी उषा शर्मा। कौन थी आपकी? उषा शर्मा। दोनों की दोनों किस मुख्यमंत्री काल में बनी थी? मुख्यमंत्री काल में बनी थी आपके अशोक गहलोत। ठीक है, दोनों महिलाएं आपकी जो मुख्य सचिव बनी थी, दोनों की दोनों आपके अशोक गहलोत की काल में बनी थी, बाकी भाजपा की सरकार में अभी तक नहीं बनी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री का विश्वास पत्र होता है और मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देता है। ठीक है, कोई रोल नहीं होता, अवशिष्ट वसीयतदार होता है। ठीक है, समस्त प्रशासनिक सेवाओं का सचिव होता है। सभी राइट याद कर लेना, सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक सेवा निर्यात में उपक्षेत्र दूरसंचार, कंप्यूटर एवं सूचना की वैश्विक हिस्सेदारी का विश्व में स्थान क्रम से है। तो 7.2% की हिस्सेदारी है और तीसरा स्थान है। 10.2% की हिस्सेदारी है एवं दूसरा स्थान है। 5.7% की हिस्सेदारी है और तीसरा स्थान है। 3.4% हिस्सेदारी और छठा स्थान है। तो बताओ भाई, वैश्विक सेवा निर्यात की बात कर रहा है। देखो सबसे पहले वैश्विक जो सेवा निर्यात है, तो सेवा निर्यात है में उपक्षेत्र दूरसंचार, कंप्यूटर एवं सूचना की वैश्विक हिस्सेदारी की बात करें तो भारत की बात करते हैं हम, तो वो आपकी 10.2%। ठीक है, स्थान कौन सा आपका? दूसरा स्थान है। एक भी याद हो तो आप आराम से कर सकते थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 की बात करते हैं दोस्तों, भारत में औद्योगिक अनुसंधान, विकास एवं नवाचार, ठीक है, R&D के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। करते भाई विचार। पहला ऑप्शन दे रखा है, भारत अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू उत्पादन का 1.64% खर्च करता है, नहीं करता है। पहला तो गलत हो जाएगा। भारत में अनुसंधान एवं विकास पर सर्वाधिक खर्च सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल। भारत में अनुसंधान एवं विकास का सर्वाधिक व्यय दवा और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र पर किया जाता है, बिल्कुल राइट। तो पहला गलत क्यों है? दो 1.64 नहीं, लगभग बात करें हम आपकी 0. कुछ परसेंट है, 0.6% के लगभग आपका खर्च करता है आपका विकास घरेलू उत्पादन का। ठीक है, 0.6% के लगभग। तो हमें क्या पूछा? देखो आगे ऑप्शन दे रखे हैं आपकी। सत्य कथन या कथनों की पहचान कीजिए। तो पहला गलत था तो एक नहीं होगा, केवल C गलत नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, ये गलत हो जाएगा, चौथा से B और C सही है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, B और C सही है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के संबंध में सत्य कथनों को पहचानिए। सत्य कथनों को हमें पहचानना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं में, और काफ़ी बार इन्होंने बहुत सी विदेश यात्रा की है, तो आपके एक क्वेश्चन स्वाभाविक बनेगा और सीधा क्वेश्चन बनेगा। इनके जो आपके पुरस्कार दिए जाते हैं वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि 4 ग्रुप में पेपर है तो किसी एक में तो पूछा ही जाएगा। इन्होंने जून 2014 में सर्वप्रथम भूटान की विदेश यात्रा की। तो जून 2014 में इन्होंने सर्वप्रथम भूटान की यात्रा की थी, बिल्कुल राइट। देखो कहाँ का क्वेश्चन पूछा है? जून 2014 का। वाह। जून 2023 में US, ये नहीं पूछेगा भाई। देखो पूछ सकता है तो बाकी कलाम के को कॉपी करने वाला आ जाए तो पूछ सकता है, वरना इतना 2014 में कौन जाएगा। जून 2023 में USA की आधिकारिक राजकीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने थे। नहीं, आधिकारिक यात्रा करने वाले पहले भारतीय नहीं बने थे ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है,
पहले कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। क्रोएशिया की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल राइट। तो यहाँ में बात करें सत्य कथन की बात करें तो कौन सा कहते हैं आपका? ए और सी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में यदि नवीन बात हो सकती है तो यही कि इसे पुराने प्रचलित संविधान की विकृतियों से दूर किया जाए और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाए। संविधान के संबंध में ये कथन किसका था भाई? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, एम.सी. छगला का, सुभाष कश्यप का। सुभाष कश्यप की वो आपकी प्रस्तावना वाली पूछी जाती है, बार बार प्रस्तावना में पूछी जाती है। मैं बता देता हूँ, प्रस्तावना की जो आपकी परिभाषा है वो बार बार पूछी गई है। आपकी वयस की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, बहुत ही महान व्यक्ति थे। यदि उस टाइम आपके पीएम आपके बी.आर. अम्बेडकर होते तो आज भारत की सदस्य होती, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज था। वकील थे, वकील तो वैसे जवाहरलाल नेहरू भी वकील ही थे। ठीक है, सरदार पटेल भी वकील ही थे। वकीलों का राज था उस टाइम, वो बात नहीं है। लेकिन आपके जिस व्यक्ति ने संविधान लिखा हो तो उसको बहुत ज़्यादा पता होता है हर चीज़ का। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं दोस्तों। 23 क्या आता है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 22 यानी अनुच्छेद 22 की बात करते हैं तो किसी संबंधित आपकी स्वतंत्रता से संबंधित है? किसी आपके स्वतंत्रता का अधिकार। तो बात करें आपके प्रदान में नहीं किया गया है तो देखो, हथकड़ी न लगाने का अधिकार, हथकड़ी न लगाने का अधिकार सबसे पहला ऑप्शन, तो ये नहीं किया गया आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना, बिल्कुल राइट। गिरफ्तारी कारणों को जानकारी पाने का अधिकार आपके बिल्कुल है। आरोपी को अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव का अधिकार भी आपका आरोपी को दिया गया है। तो आपके तीनों दिया गया। आपके ऑप्शन नंबर 1 आपका है कि हथकड़ी न लगाने का अधिकार। नहीं, हथकड़ी तो लगेगी। ठीक है, यदि जुर्म किया है तो हथकड़ी तो लगेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका कोई वर्णन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा ये दिए जाने से संबंधित है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 39F, अनुच्छेद 38(2), अनुच्छेद 21A। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद आपका 39F। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 में। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करते हुए विचार। राष्ट्रपति संसद के निर्वाचन सदस्यों और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल राइट। ठीक है, पहला तो आपका बिल्कुल सत्य है। 25 की बात करें तो 25 का पहला तो बिल्कुल सत्य है। और सत्य से पहले आप यहाँ पर पढ़ लेना, थोड़ा सा विधानमंडल लिख रखा है, नहीं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कहाँ के आपके? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, न कि विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा पहला। लोकसभा के सदस्यों का वोट मतमूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट मतमूल्य से अधिक होता है? नहीं। कैसा होता है आपका? समान होता है। लास्ट टाइम 723 था ना। सांसदों का मतमूल्य कितना था आपका? सांसदों का मतमूल्य कैसा होता है आपका? समान होता है। कैसा होता है दोस्त? समान होता है। ठीक है, इस चुनाव में एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाया जाता है, बिल्कुल राइट। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन बात करें असत्य पूछा तो आपका ए और बी दोनों असत्य। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की बात करें तो मैं बताता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके अनुच्छेद 52 से लेकर आपके अनुच्छेद 61। ठीक है, 52 से लेकर 61 तक को आपको याद करने। सबसे पहले इनका निर्वाचन संबंधी है, पद कौन सा है, पदावधि कितनी है। तो 61 तक आपके राष्ट्रपति का उल्लेख है। ठीक है, तो ये आपके अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए सीधे। तो यहाँ पर करिए आपके राष्ट्रपति संसद निर्वाचित सदस्य, और बात करिए आपके अनुच्छेद 54 में उल्लेख है इनका। कौन से आपके? निर्वाचन मंडल कौन से में आपकी? अनुच्छेद 54। ठीक है, लोकसभा सदस्यों का मतमूल्य की बात करें वर्तमान में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 26 के आपका वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अब तक वर्ष 2014 से 2025 तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए? एक बार भी नहीं, एक बार, 2 बार या 4 बार। तो यहाँ पर बात करें तो आपकी तेलुगु देशम लेके आई थी एक बार, तो आपकी एक बार, आपके 2 बार, एक बार 2 बार हो चुका है। तो 26 का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 2 बार। कौन सा कितना हो जाएगा आपका? 2 बार। पहली बार लेके आई थी आपकी तेलुगु देशम पार्टी। कौन सी आपकी? तेलुगु देशम। और लास्ट टाइम आपकी जो आपकी मणिपुर की जो हिंसा आपकी, कौन सी आपकी? मणिपुर हिंसा के विरुद्ध कांग्रेस लेके आई थी। मणिपुर हिंसा पर कौन लेके आई थी आपकी? गौरव गोगोई के नेतृत्व में लेके आई थी कांग्रेस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदायात्मक
दबाव समूह नहीं है। तो कौन सा एक आपका समुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? आपके एसोचैम, हिंदू मजदूर सभा, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, मारवाड़ी एसोसिएशन। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मारवाड़ी एसोसिएशन। ठीक है, एक दबाव समूह नहीं है। बाकी एसोचैम आपकी दबाव समूह है, हिंदू मजदूर सभा दबाव समूह आपका, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया भी आपका SFI है, वो भी आपका एक दबाव समूह है। ठीक है, सूचियाँ को मिलान कीजिए, दल राज्य दल दे रखे और राज्य। वर्तमान देखो राज्य दल का आपका जो टॉपिक है उसमें थोड़ा काफ़ी चेंज हो चुका है, काफ़ी पार्टियाँ निरस्त कर दी गई है। तो पहले देखिए हम भारत आदिवासी पार्टी। तो भारत आदिवासी पार्टी की बात करें हम, तो उनका कौन से राज्य में आपकी भारत आदिवासी पार्टी? राजस्थान में। बाप, तो पहला ऑप्शन दे रखा आपका भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी आपकी? डूंगरपुर बांसवाड़ा में सर्वाधिक है। राजकुमार रोत का नाम सुना होगा आपने, राजकुमार रोत। ठीक है, तो पहला 3 में आएगा, तो पहला 3 में काट दो। देखो तीसरा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, चौथा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम, देखो आपका रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी कौन से राज्य में आपकी? केरल में है, महाराष्ट्र में है, गोवा के अंदर है। तो बताओ भाई आपकी कौन सी में आपकी? तो ये हो जाए आपकी कौन सी में? केरल के अंदर। तो एक हो जाएगा, तो दोनों में एक है। फिर देखो आपकी महाराष्ट्रवादी गोमांतक, ये पार्टी कौन सी में आपकी? तो ये आपकी गोवा के अंदर। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कहाँ पर आपकी? ये महाराष्ट्र के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार काउंसिल ऑफ स्टेट में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी आपकी? 60 थी, 41 थी, 33 थी या 27 थी? तो ये थी आपकी 27 की बात करें हम आपकी, कितनी थी आपकी? 27। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रांतीय सूची से संबंधित था? तो यार देखो प्रांतीय सूची थी आपकी, केंद्रीय सूची थी, फिर प्रांतीय सूची को 2 भागों में बांटा गया था। तो कौन सा सूची बताया गया आपका प्रांतीय सूची से संबंधित था? आपका जनगणना, स्थानीय स्वशासन, नौवहन या संपत्ति स्थानांतरण। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्थानीय स्वशासन। ठीक है, वो किससे संबंधित आपका? प्रांतीय सूची से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 क्या है आपका? भारत के ने चक्रवात मोर्चा, तो चक्रवात कौन सा आपका? मोर्चा से प्रभावित किस देश के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया? कौन सा ऑपरेशन आपका? ऑपरेशन करुणा। किसने शुरू किया आपके? भारत ने। किस चक्रवात के लिए आपके? मोर्चा चक्रवात के लिए। कौन से चक्रवात के लिए? मोका चक्रवात के लिए। नेपाल, भूटान, म्यांमार और मालदीव। तो कौन से देश में आया भाई आपका मोर्चा? तो बात करते हैं आपके म्यांमार के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार को गेटवे ऑफ किसका दर्जा दिया है आपके भारत सरकार ने? गेटवे ऑफ सार्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का जियो हेरिटेज साइट स्थल नहीं है? देखो राजस्थान का जो आपका जियो हेरिटेज साइट है वो नहीं है। कौन सा नहीं है आपका? यहाँ पर देखो ग्रेट बाउंड्री फोर्ट सातुर बूंदी, ठीक है, स्ट्रोमेटोलाइन भोजकुंडा चित्तौड़गढ़, बड़ोपल मुंडा डोबरी हनुमानगढ़, गोसाग राजपुरा दरीबा राजसमंद। तो कौन सा नहीं है आपके जियो हेरिटेज साइट में बात करें आपका? तो कौन सा नहीं है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका बड़ोपल मुंडा डोबरी हनुमानगढ़। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन व उप प्रकार है? उप उष्ण पर्वतीय वन, दोगड़ा वन, मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क सागवान वन। तो कोट बताइए भाई आपका कौन सा आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का उप प्रकार है? कौन सा है आपका? बताओ भाई। उप उष्ण पर्वतीय वन नहीं है, दोगड़ा वन है आपका, मिश्रित पर्णपाती वन है आपका, शुष्क सागवान वन है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा दशकीय जनसंख्या वर्धित है? 2001 से 2011 के अनुसार सही आरोही क्रम सुव्यवस्थित कीजिए। सही आरोही क्रम सुव्यवस्थित करना, ये भी थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे देखो कौन सा जगह दोस्तों आपका? जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, जयपुर, जोधपुर। 34 का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका जयपुर, बांसवाड़ा और जोधपुर। यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपका जनसंख्या वृद्धि दर की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान की औसत जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी है? राजस्थान की औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर की बात करूँ मैं, तो वो कितनी बताई थी मैंने बताई थी आपको 21.31%। 21.31%। कितनी बताई थी मैंने? 21.31% बताई थी। ठीक है, और इसके नज़दीक सर्वाधिक जिला, इसके नज़दीक वाला जिला
कौन सा बताया था मैंने? भरतपुर। कौन सा बताया था आपका? भरतपुर बताया था। भरतपुर जिले कितनी है भाई? भरतपुर जिले की बताई थी मैंने आपकी 21.4। कितनी आपकी? 21.4%। वही बात करें हम 2001 की। किसकी बात करें हम? 2001 की। 2001 में कितनी थी दोस्त? 28.41%। कितनी थी आपकी? 28.41%। कितनी प्रतिशत की कमी हुई? कमी की बात करें तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा आपका कमी वाला। तो कमी कितनी परसेंट हुई? तो कमी हुई आपकी 7.10%। कितनी हुई आपकी? 7.10%। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान की 10 की वृद्धि दर कितनी आपकी? 21.3%। 2001 में कितनी थी आपकी? 28.4%। कमी कितनी हुई आपकी? 7.10%। देश में स्थान की बात करें, देश में स्थान, तो देश में स्थान कौन सा दोस्त? 8वां स्थान है। कौन सा स्थान आपके? 8वां स्थान है। ठीक है। और सर्वाधिक वृद्धि दर मैंने मैप के थ्रू समझाया था आपको। ठीक है, यानी आपका पश्चिमी राजस्थान है आपका। तो पश्चिमी राजस्थान मैंने बताया था कि आपका यहाँ पर कौन सा पड़ता है? आपका बाड़मेर। इसी तरह से समझाया था मैंने। फिर यहाँ पर कौन सा था आपका? जैसलमेर। और इन दोनों के बीच में मैंने बताया था कौन सा आएगा आपका? जोधपुर। ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी थी आपकी? 32.5%। और जैसलमेर कितनी थी आपकी? 31.8%। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिले जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है। और वही बात करें मैंने न्यूनतम बताई थी आपकी, न्यूनतम मैंने इधर बताई थी आपकी गंगानगर। ठीक, गंगानगर से मैंने बताया था आपका झुंझुनू चले जाना। और झुंझुनू के बाद कौन सा बताया था मैंने? पाली। इस तरह से मैंने आपको याद करवाया था न्यूनतम वाला। ठीक है, सभी मैंने आपको याद करवाए थे। बहुत ही शानदार तरीके से आपको जनसंख्या की क्लास ली हुई है, वापस रिवीजन कर सकते हो। एक ही क्लास में आपका नाथ एप्लीकेशन के माध्यम से रिवीजन कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। देखो आपका पश्चिमी गंगानगर, उत्तरी पूर्वी जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर जिलों में कौन सी नस्ल सामान्यतः मिलती है? देखो राठी, गिर की आज तो सीधा अजमेर कर लेना। कौन सा आपका? अजमेर। और गिर प्रजनन के अंदर की बात करें, प्रजनन के अंदर भी कहाँ पर आपका? अजमेर के अंदर। ठीक है। सांचौर की बात करें तो सांचौरी कहाँ पर आपके? जालौर के अंदर। जालौर के अंदर। मालवी किधर आएगी आपकी? इधर झालावाड़ वाला इलाका, झालावाड़। ठीक है। 2 मेले लगते हैं आपके, चंद्रभागा और गोमती सागर। चंद्रभागा और आपका गोमती सागर। ठीक है। इनमें कौन सी नस्ल बिकती है सर्वाधिक? आपकी मालवी नस्ल। तो बच्ची कौन सी आपकी? राठी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की कामधेनु कौन सी आपकी? राजस्थान की कामधेनु राठी गाय। कौन सी आपकी? राठी गाय। 35 में ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें आपके गौवंश में, गौवंश में आपके भारत में स्थान कौन सा आपका? गौवंश में बात करें तो गौवंश सर्वाधिक कहाँ पर आपकी? सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक बीकानेर में, सर्वाधिक बीकानेर में। और भारत में स्थान की बात करें, स्थान कौन सा आपका? कमेंट में बता देना। ठीक है, बताया हुआ मेरा आपका स्थान। ठीक है। और आपकी जो नवीनतम पशुगणना थी, आपकी नवीनतम पशुगणना जो आपकी डिजिटल पशुगणना थी, उसमें आपकी वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि। वो भी कितनी? 4.5% के हिसाब से वृद्धि हुई है आपकी गौवंश के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा यह शेष सम्मिलित है? पर्वतीय क्षेत्र दे रखा है और प्रमुख शिखर दे रखा है। ठीक है, कौन सा सम्मिलित है मैं ये पूछा है। जसवंतपुरा की पहाड़ी कहाँ पर? आपकी जालौर के अंदर, जालौर में। और यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? आपका डोरा पर्वत, 869 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो बिल्कुल राइट है। तो पहला आपका सही, दूसरा सही आपका। सिवाना आपका बिल्कुल सही है। नाकोड़ा पर्वत कहाँ पर? आपका सिवाना के अंदर है, बिल्कुल राइट। जालौर रोजा फाकर जालौर में है। ठीक है। माउंट आबू आपका अचलगढ़ शिखर, आपका अचलगढ़ है क्या माउंट आबू के अंदर? तो बिल्कुल। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ठीक है। रोजा बाखर, इसराना बाखर जालौर के अंदर है। ठीक है। इनकी ऊंचाई याद कर लेना। नाकोड़ा पर्वत आपके सिवाना में, ये भी याद कर लेना। ठीक है। सिवाना कहाँ पर पड़ता है? आपका बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर। ठीक है। माउंट आबू कहाँ पर पड़ता है दोस्त? सिरोही के अंदर। सभी याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। 37 की बात करते हैं दोस्त। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो जलवायु प्रदेश मैंने बहुत ही शानदार से बताया आपका संकेत कोपेन का देखा। तो कोपेन की बात करें तो सबसे पहले 4 बातें याद आ नीचे आपकी, जो 4 भागों में बटा था। आधार, वनस्पति व वर्षा था। क्या था आपका? वनस्पति व वर्षा। तो यहाँ पर देखो चारों भाग मैंने बताए थे। उपाधार आपके कौन सा आ जाएगा आपका? उष्णकटिबंधीय शुष्क, स्टेपी और उष्णकटिबंधीय आर्द्र। तो आर्द्र तो कौन से में आएगा आपका? पहले के अंदर। ठीक है। स्टेपी कौन से में आएगा आपका? BSSW यानी दूसरे के अंदर। तीसरा दो में, तो तीसरा दो में कौन से में आपका? देखो पहले में है, चौथे में, तो बीच वाले 2 कैंसिल कर दो। ठीक है। वहीं बात करें हम आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क, शुष्क आ जाएगा आपका पश्चिमी राजस्थान 3 में।
तो दूसरा 3 में आ जाएगा। तो दूसरा 3 में देखो कौन सी में आपके, इसमें भी 3 में, इसमें भी 3 में। उपाध्याय की बात करें तो उपाध्याय कौन से में आ जाएगा आपका, चौथे में। कौन सा हो जाएगा, चौथे में। CWG गंगातुल्य मैदान, कौन सा आपका, गंगातुल्य मैदान। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला चौथे में, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 में क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही आपकी थानवेट का याद कर लेना। थानवेट में भी कितने भागों में बांटा आपके राजस्थान को, 4 भागों में, ठीक है। तिवारथा की बात करें, तिवारथा ने कितने भागों में बांटा आपके राजस्थान को, तिवारथा ने 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की सामान्य जलवायु पूछी आपकी, सामान्य जलवायु। तो सामान्य जलवायु की बात करें तो सामान्य जलवायु कितने भागों में बांटा गया आपके, 5 भागों में। तो सामान्य जलवायु की बात करें तो 5 भागों में बताता हमने। देखो आपका शुष्क पश्चिमी राजस्थान में कौन सा, शुष्क। फिर आपके अर्ध शुष्क प्रदेश हमने 5 देखे थे आपके अर्ध शुष्क। फिर हमने उपवादर जयपुर वाला इलाका देखा था हमने, उपवादर, ठीक है। मेवाड़ वाला हम देखा था हमने आदर। फिर आपके दक्षिण राजस्थान में देखा था हमने अत्यादर, ठीक है। ये आपके राजस्थान की 5 सामान्य जलवायु प्रदेशों में बांटा था। बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया हुआ है, ठीक है। वापस आप क्लास देख सकते हो, एक क्लास में आपका पूरा रिविजन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र का सही अवरोही क्रम है। जल ग्रहण क्षेत्र यानी सर्वाधिक जल ग्रहण किसमें है, सबसे पहले तो ये बताओ आप 38 के अंदर, बताओ भाई किसके अंदर है। सर्वाधिक आपका बनास का, ठीक है। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र से आपकी बनास का है। बनास का उद्गम होता है आपका खमनोर की पहाड़ी। कहाँ से होता है आपका, खमनोर की पहाड़ी। और खमनोर की पहाड़ी कहाँ पर है दोस्त, आपकी राजसमंद के अंदर। कहाँ पर पड़ती है आपकी, राजसमंद के अंदर पड़ती है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है आपका, लूणी। लूणी है ना, 2 धाराओं में निकलती है आपकी नाग पहाड़ से। उद्गम कहाँ से होता है आपका, नाग पहाड़ से, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी आपकी, लूणी है। लूणी की सहायक नदी भी याद कर लेना, ठीक है। सागी याद करना, सागी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, सागी और साबी। साबी तो निकलती है आपकी सेवर की पहाड़ी से। साबी कहाँ से निकलती है आपकी, सेवर की पहाड़ी। और सेवर की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है दोस्त, सेवर की पहाड़ी पड़ती है आपकी जयपुर, ठीक है। और सागी कहाँ से निकलती है आपकी, जालौर से निकलती है, ठीक है, जो लूणी की सहायक है। बनास की बात करें आपकी पूर्णतः जल भराव की दृष्टि से राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी आपकी, बनास है। चंबल की बात करें, उद्गम कहाँ से होता है इसका, चंबल का कहाँ से होता है उद्गम, बात करें तो बताओ भाई आपका। चंबल नदी का बात करें सबसे पहले हम उद्गम की बात करते हैं। तो उद्गम होता है आपका जाना पाव की पहाड़ी। कहाँ पर आपके, जाना पाव की पहाड़ी। और जाना पाव की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है दोस्त, MP के अंदर, ठीक है। उद्गम होने के बाद आपकी कहाँ पर आती है आपकी, राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है आपकी, 84गढ़ से। कहाँ से आपके, 84गढ़, 84गढ़, 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। 84गढ़ कहाँ पर पड़ता है आपका, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पड़ता है आपका, चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थान में उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध कौन सी नदी है आपकी, चंबल नदी। सर्वाधिक जल क्षमता वाली नदी कौन सी आपकी, सर्वाधिक यदि जल उपलब्धता के आधार पर, जल उपलब्धता के आधार पर पूछे तो सबसे ज़्यादा जल किस पर आपके, चंबल नदी के अंदर ही है, ठीक है। किसमें, चंबल नदी पर। एकमात्र नदी जो आपके शुरुआत में से 3 बांध बने हुए हैं आपकी, जैसे मध्य प्रदेश, चित्तौड़गढ़, कोटा के अंदर। बाणगंगा कहाँ से निकलती है आपकी, बाणगंगा निकलती है देखो आपकी बैराट की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है आपकी, बैराट की पहाड़ी। बैराट की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है आपकी, जयपुर के, जयपुर। देखो ये गंभीर भी आ सकता है और गंभीर भी आ सकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। देखो मैंने पहले भी बताया आपको। देखो गंभीरी एक तो निकलती है आपकी, गंभीरी की बात करें, एक तो निकलती है आपकी जावेद की पहाड़ी। जावेद की पहाड़ी, जावेद की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है दोस्त, आपकी MP के अंदर, ठीक है। MP से निकलने के बाद MP के आपके निम्बाड़ा है आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर। निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ से आपके राजस्थान में प्रवेश करती है और आपके बेड़ा से मिल जाती है। वो भी क्या है आपकी, गंभीरी है। लेकिन आपकी यहाँ पर नाम आई, ये कौन सी आपकी, गंभीर आएगा। कौन सा आपका, गंभीर, जो आपकी कहाँ से निकलती है, करौली, गुड़ला महावीर से निकलती है, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूज मत हो जाना। नीचे दे कोड का सही उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ACBD। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। देखो 39 क्या आपका, राजस्थान में सेकंड एक कृषि जलवायु प्रदेश निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है आपका। तो सेकंड एक बताओ, बात करें आपकी शेखावटी। मैंने क्या बोला था आपका, शेखावटी याद कर लेना। कौन सा, शेखावटी प्रदेश मैंने बोला था, याद करवाया था आपको, 10 के 10 याद करवाया था, ठीक है। राजस्थान में कृषि क्षेत्र कितने आपके, कृषि क्षेत्र आपके 10, कितने आपके 10 है, ठीक है, याद करवाया था। शेखावटी में कौन सा बोल जाता है आपका, अंतर प्रवाही शुष्क प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा आ जाएगा आपका, फर्स्ट C। अर्धशुष्क पूर्वी मैदान किसमें आता है आपका, बताओ भाई आपका, फर्स्ट A के अंदर। आधा दक्षिणी मैदान की बात करें किसमें आता है आपका, आधा दक्षिणी मैदान आता है आपका 4th B। 10 के 10 बताऊं मैं आपको। ये मान लीजिए अपना राजस्थान है, छोटा सा समझ लेते हैं। ये धौलपुर हो गया इधर,
ये अपना राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान की बात करें आपका, इधर आपका सबसे बड़ा है आपका फर्स्ट सी। कौन सा आपका? फर्स्ट सी। फर्स्ट सी। इधर आपका नहरी प्रदेश है, नहरी प्रदेश आता है आपका फर्स्ट बी। ठीक है, और बाड़मेर वाला आता है आपका फर्स्ट ए। और मैंने बताया आपका शेखावटी, शेखावटी आता है कौन सी में आपका? सेकंड ए के अंदर। सेकंड ए में कौन सा आता है आपका? शेखावटी आता है। सेकंड ए की बात करें कौन सा आता है आपका? शेखावटी। सेकंड बी में कौन सा आता है आपका? जालौर वाला। राजधानी आती है आपकी, राजधानी की बात करें थर्ड ए। ठीक है, और बाढ़ प्रभावित जैसे आपका डीग, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, ये किस में आता है आपके? थर्ड ए बी के अंदर। उदयपुर की बात की थी, उदयपुर किस में आता है आपका? फोर्थ ए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा किस में आता है आपका? फोर्थ बी, सबसे छोटा। झालावाड़, इधर कोटा वगैरह कुछ आते हैं आपके, किस में आते हैं आपकी? फिफ्थ के अंदर। कितने में आते हैं आपके? पाँचवें के अंदर। सबसे बड़ा और सबसे छोटा। ठीक है, ये सभी आपके 10 के 10 मैंने आपको याद करवा दिए। तो राइट आंसर क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन सा राजस्थान में एक उन्नी वस्त्र मिल के अंदर नहीं है? तो उन्नी वस्त्र मिल के अंदर किस में नहीं है आपका? देखो लाडनू में है आपका, लाडनू नागौर के अंदर आपका वेस्टेज स्पिनिंग मिल है आपकी, चोरू के अंदर है, जोधपुर, हनुमानगढ़। तो राइट आंसर क्या जगह आपका 40 में? ऑप्शन नंबर 4 हनुमानगढ़ में नहीं है। ठीक है, बीकानेर के अंदर सर्वाधिक है। ऑन बोर्ड कहाँ पर आपका? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 41 की। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है। कितनी नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या प्रतिशत निवास करती है? 0.5, 5.5, 1.5, 3.5%। 3.5%। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, करते हैं भाई आपकी। कौन सा जाए आपका? देखो नीलगिरी की पहाड़ी, नल्लामलाई, अन्नामलाई, जावेदी, या नीलगिरी, जावेदी, नल्लामलाई, अन्नामलाई, जावेदी, नल्लामलाई, अन्नामलाई या नीलगिरी, नल्लामलाई, जावेदी, नीलगिरी या अन्नामलाई, कौन सी है भाई? उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है। ये अपना दक्षिण भारत है। ये लो अपना दक्षिण भारत, ये बंगाल की खाड़ी हो गई, इधर आपका खंबाती खाड़ी हो गई। तो सबसे पहले कौन सी पहाड़ी आएगी बताओ? कौन सी आएगी आपकी? तो सबसे पहले कौन सी आएगी आपकी? सबसे पहले आएगी आपकी नल्लामलाई। कौन सी आएगी आपकी? नन्नामलाई आएगी। फिर हमने एमपी में अभी देखिए आपकी जो गंभीरी नदी निकलती है जावेदी की पहाड़ी से एमपी के अंदर, तो फिर कौन सी आ जाएगी? जावेदी की पहाड़ी आ जाएगी। फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, इधर केरल में कौन सी आ जाएगी आपकी? कर्नाटक में नीलगिरी की पहाड़ी। फिर अन्नामलाई आपकी सबसे नीचे आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। चेन्नई तट पर वर्षा ऋतु के दौरान शुष्क रहता है। बिल्कुल, चेन्नई का जो तट है आपका कौन सा? कोरोमंडल तट। कौन सा तट आपका? कोरोमंडल तट है, शुष्क रहता है वर्षा ऋतु के दौरान। सिर्फ आपका उत्तरी जो लौटता हुआ मानसून है वो वर्षा करता है। जलवायु पाई जाती है यहाँ पर एएस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग वशिष्ठ छाया क्षेत्र रहता है। बिल्कुल राइट, पश्चिमी घाट जैसे आपका ये आपका दक्षिण भारत है। ठीक है, इधर से आपके अरब सागर से शाखा आती है आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून। इधर तो आपके जो आपके मालाबार तट है आपका जो पश्चिमी घाट, ये वाला पश्चिमी घाट है। इधर मालाबार तट है आपका केरल वाला मालाबार तट। इधर आपका हो जाता है कोरोमंडल तट। कौन सा हो जाता है आपका? कोरोमंडल तट। तो यहाँ से इधर तो वर्षा हो जाती है। इधर वाला क्षेत्र क्या होता है आपका? यहाँ पर शुष्क वशिष्ठ छाया क्षेत्र पाया जाता है। BSSW जलवायु पाई जाती है। कौन सी आपकी? स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। दक्षिणी पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा मौसमी वर्षा है। दक्षिणी पश्चिम से होने वाली मानसूनी मौसमी वर्षा है। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं तो कौन सा में क्या पूछा है कि सत्य कौन सा है? तो आपका यहाँ पर बात करें हम, तो यहाँ पर बात करते हैं हम। देखो पश्चिमी घाट का आपका पश्चिमी, देखो पश्चिमी भाग कौन सा होगा आपका? ये तो आपका पश्चिमी भाग होगा। ठीक है, इधर वाला तो क्या हो जाएगा आपका? पश्चिमी भाग। और इधर वाला ये भाग कौन सा हो जाएगा आपका? पूर्वी भाग। कौन सा हो जाएगा आपका? पूर्वी भाग। तो वशिष्ठ छाया क्षेत्र पूछा तो कौन सा हो जाएगा आपका? पूर्वी भाग आपका वशिष्ठ छाया क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा दे रखा आपका? पश्चिमी भाग दे रखा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिम मानसून में होने वाली वर्षा मौसमी वर्षा बिल्कुल राइट। तो सत्य आपका ए और सी सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का। नेक्स्ट को बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से सादरी यानी आपका पश्चिमी घाट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आपका पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उपयुक्त समुच्चय, यानी उपयुक्त समुच्चय जो आपके अरब सागर में नदियाँ गिरती, कौन सी गिरती है आपकी? देखो वेगे नहीं गिरती है, गलत हो जाएगा आपका। पहला क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ब्राह्मणी नहीं गिरती है इधर। ठीक है,
वैतरणी नदी गिरती, स्वर्णरेखा भी नहीं गिरती, तो बच्चा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 2 पेरियार, श्रावती, मांडवी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्वर्णरेखा हमने देखा था, देखो ये आपका दक्षिणी भारत है। पहले आपकी छत्तीसगढ़ से स्वर्णरेखा आती है, ठीक है, फिर आपकी ब्राह्मणी आती है, ठीक है, फिर हमने महानदी फटी थी, ठीक है, फिर हमने गोदावरी फटी थी, फिर हमने कृष्णा फटी थी, फिर हमने पेनार फटी थी, फिर हमने कावेरी फटी थी, फिर हमने वेगई फटी थी। पूरा क्रम बताया था आपको मैंने, ठीक है। तो सारी की सारी किस्में गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन काट सकते हो आप। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 देखिए आपका, मैग्नेलिया, लारेल, वेटल तथा सिनकोना वृक्ष निम्न में से किन वनों में पाए जाते हैं? आपके मैग्रोव वनों में, पर्वतीय वनों में, शुष्क मानसूनी वनों में या अल्पाइन वनों में? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 पर्वतीय वनों में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके मैग्रोव वन है, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैग्रोव वन से पूछा जाएगा कुल कितने क्षेत्रफल में फैले हुए आपके, कुल कितने क्षेत्रफल में फैले हुए, ये सीधा क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। और अब कितने हैं आपकी नवीनतम रिपोर्ट आ चुकी है आपकी, ठीक है, उसके अनुसार और याद कर लेना इसको। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से जल विद्युत परियोजना अवस्थिति में सही सम्मिलित युग्म है? तो जल विद्युत योजना मैंने सभी बताई थी आपकी, हर नदी के ऊपर एक एक योजनाएं बताई थी। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं हम कौन सी सही सम्मिलित युग्म है, यह मैं बताना 46 के अंदर। तो उमियान परियोजना असम के अंदर है, बिल्कुल राइट, पहला ही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नाथवा जाखरी परियोजना कहाँ पर आपकी? जम्मू कश्मीर के अंदर। कोयना परियोजना कर्नाटक में नहीं है। उकाई परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है। उकाई कहाँ पर आपकी? गुजरात के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। निम्नलिखित स्थलाकृति अवस्थिति में से सम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। चलो पहचान करते हैं। विश्व ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका। देखो एकांका गोवा शिखर उत्तरी अमेरिका में है क्या? 47 में बताओ भाई। उत्तरी अमेरिका में नहीं है आपका एकांका गोवा शिखर, आपके दक्षिण अमेरिका माध्यम में, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। मेसोटा पठार आपके यूरोप में है। सेरेनेटरी मैदान आपके अफ्रीका में। गिब्सन डेजर्ट आपके ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। निम्नलिखित में से अटलांटिक महासागर में स्थित गर्त या खाई नहीं है? अटलांटिक महासागर की बात कर रहा है। देखो तो देखो मैंने प्यूर्टो खाई बताई थी, रोमांच खाई बताई थी, दक्षिण सैंडविच खाई बताई थी, लेकिन एल्यूशियन खाई आपकी अटलांटिक महासागर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है आपका ओजोन परत को लेकर, ठीक है। वैश्विक उष्मीकरण से, ओजोन हाथ से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब 1987 में होता है, कब होता है आपका? 1987 के अंदर, ठीक है। जिसको लेकर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 में। ओजोन हाथ को लेकर 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। सीधे सीधे याद कर लेना, कॉप वॉक वगैरह सब पूछे जाते हैं इसमें। 50 क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। विश्व की आधे से अधिक जनसंख्या वाला निवास करती है। मैंने जब आपको माइनर टेस्ट करवाया था तो बहुत ही अच्छे से बताया था कि एशिया महाद्वीप की जो सर्वाधिक बात करें एशिया महाद्वीप में, और फिर हमने अक्षांश बताए थे जो आपके उत्तरी अक्षांश में, और उत्तरी अक्षांश में कौन सी में आपकी सर्वाधिक बात करें आपकी, तो आपके 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। देखो दक्षिणी अक्षांश तो वैसे देखते काट दो ऑप्शन, ठीक है। और 20 से 40 में आपकी सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थे 50 क्वेश्चन, काफ़ी फेक थे, थोड़े बहुत जटिल क्वेश्चन भी थे, सीधे बताने वाले क्वेश्चन थे जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। सीधे क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन था उनकी व्याख्या करना भी नहीं हो सकती, सीधे फैक्ट क्वेश्चन थे। तो वो क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और अच्छे एग्जाम के अनुसार बनाया क्वेश्चन था, और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, सीधे भी देखे मिल सकते हैं इस पेपर से। क्योंकि यहाँ से बात करूँ इस पेपर से लास्ट एग्जाम तक बात करें तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन तो सीधे पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन आपको सीधे सीधे दिए गए हैं, तो फिर से पूछे जा सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। तो कोई नहीं, फिर भी आप पेपर को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, और बहुत ही अच्छा पेपर था। और आपको एनालिसिस कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताइए, और कल हम बहुत ही शानदार करेंगे अगले क्वेश्चन पेपर को भी, ठीक है। बहुत ही अच्छे से व्याख्या के साथ करेंगे और बहुत ही एनालिसिस करवाएंगे आपको इस तरह से कि ताकि रिवीजन हो जाए। ये मेरा लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य यही है। और क्लास कैसे लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। और इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अगले क्वेश्चनों के साथ। कल आपका एक नया वीडियो बन जाएगा और उसमें आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे, आपके भारतीय राजनीति विज्ञान क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन है, जैसे आपके प्रदूषण वगैरह से क्वेश्चन मिलेंगे, विश्व ज्योग्राफी से, करंट के क्वेश्चन मिलेंगे 2-4, सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।